दर्शकों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज कारा न्यूज के स्टूडियो में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए एक शहर की ऐसी शख्सियत आई है जिन्हें कौन नहीं जानता। अपने अंदाज से बेबाकी से बात करने वाले उस पर्सनैलिटी का नाम है तन्हा नागपुरी जी। और तन्हा नागपुरी जी आज यहाँ पे स्टूडियो में आए हुए हैं। तन्हा साहब, सबसे पहले मैं आपका कारा न्यूज के इस स्पेशल स्टोरी में खास मुलाकात में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि अभी देश को आज़ाद हुए तकरीबन 76वां वर्ष है, जो स्वतंत्रता दिन पूरा भारतवर्ष मना रहा है। सबसे पहले मैं उनकी भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। दर्शकों, ये हमारे कार्यक्रम की परंपरा है कि आने वाले मेहमानों को हम परिचय करवा देते हैं। तो हम वैसे देखा जाए तो तन्हा नागपुरी ये वो पर्सनैलिटी है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बावजूद उसके कि हमारी कार्यक्रम की परंपरा है। इसलिए हम तन्हा नागपुरी साहब के बारे में दर्शकों आपको बता देना चाहते हैं कि तन्हा नागपुरी साहब एक साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। अनेक राष्ट्रीय मंच और नगर के विभिन्न साहित्य क्षेत्रों में तथा आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों में इन्होंने अपने काव्य पाठ के जरिए ये हमेशा छाए रहते हैं। मैं और मेरी तन्हाई यह किताब काफ़ी छाई हुई है और प्रशंसकों को काफ़ी पसंद भी आ रही है। तो वहीं मछली के आंसू ये जो किताब है जो दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, इस किताब को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो दर्शकों, आइए, ये था इनका परिचय। अब हम सीधा रुक करना चाहेंगे तन्हा नागपुरी जी इनके पास और उनसे जानना चाहेंगे कुछ सवाल जिसके जवाब भी हमारे दर्शक बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सर, कुछ दर्शकों से जब हमने बातचीत की, तन्हा नागपुरी साहब आ रहे हैं, ये उन्हें पता चलते ही उन्होंने कुछ अपने सवाल दिए थे। मैं हर मेरे दर्शकों का कुछ सवाल आपके सामने में देने जा रहा हूँ, जिसका आप जवाब दीजिए। तो रामबाग से विशाल इनका एक सवाल था कि स्वतंत्रता दिन ये देश के पास एक सामाजिक उन्नति का क्या आयाम बना हुआ है। आयाम, देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है। क्या आपको लगता है तन्हा जी, क्या सही मायने में भारत देश ये पूरी तरह से आज़ाद हुआ है? ये विशाल रायपुरे जो कि हमारे रामबाग में रहते, उस दर्शक का ये कॉल था। मैं सबसे पहले कारा स्टूडियो में आया हूं, उनका स्वागत करता हूं। सारे दर्शकों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं जी। और से एक बात कह दूं कि जो भी दर्शक वर्ग मुझे सुन रहा है उनको मैं आज के जो स्वतंत्रता दिन पे इतना ही कहूँगा कि साथियों, हमारे देश के लिए जिन शहीदों ने, जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके कारण ही आज हम लोग यहाँ पे अपनी सांसें ले पा रहे हैं जी। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी को, पंडित जवाहरलाल जी को, इस देश के अंदर में स्वतंत्र होने के बाद में अपनी जिंदगी का कहीं ना कहीं जो पूरा पन लगा दिया और आज देश को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अपनी सांसें दी, अर्पण की, उन लोगों के कारण ही आज हम इस मकाम पे बैठे हुए हैं। साथियों, जो लोग मुझसे सवाल करते हैं उनका भी स्वागत है, मगर एक बात न भूले कि हम जिस दायरे में रहते हैं जी, उस दायरे के अंदर में आज भी जो अनेक त्रासदियां है, अनेक ऐसे प्रसंग है जिनको हम छुड़ा नहीं पाए, या ऐसे कहो जिन महापुरुषों की नज़र ऐसे कोने तक जानी थी, जो आज़ादी के बाद तरक्की की वहाँ तक नहीं पहुँची, ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूँ तो आज़ादी को कहीं ना कहीं मैं नमस्ते करते भी उदास हो जाता हूँ। लगता है कि काश वो आवाज़ हमारी, जो भूखे बच्चे हैं, जो मिलों से निकलने वाले धुएं की तरह जिंदगी का कहीं ना कहीं कारवा लेके रोते रहते हैं, ऐसे लोगों पे अगर इन महापुरुषों की नज़र इनकी इनायत की होती तो लगता था देश की आज़ादी सच्चाई में है। इसलिए विशाल जी, आपके क्वेश्चन का या जो भी आपने सवाल पूछे उसको मैं स्वागत करता हूँ। मगर आज़ादी है, आज हमारे संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर जो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, उस आज़ादी को भला ही हम न माने फिर भी कबूल करना पड़ता है कि हम आज़ाद देश के अंदर में आज गुलाम नहीं, एक आज़ादी की तरह स्वतंत्रता से जी रहे हैं। बिल्कुल, इसी से जुड़ के दूसरा एक सवाल भी था कि बेसर से इस समय हमारे साथ में सीमा ज्यादा जुड़ चुकी थी, जिनका ये सवाल था कि देश को आज़ाद होकर 75 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है। तन्हा जी, क्या आपको लगता है कि सही मायने में ये देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ है? अगर आज़ाद हुआ है तो वो किस प्रकार से हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो किस प्रकार से नहीं हुआ है? इसके ऊपर में क्या कहना चाहते हो? नहीं, मैं मानता हूँ गए साल हमने अमृत महोत्सव मनाया आज़ादी का जी। आज हमारे जो सबसे पहले आज़ादी का वक्त था, आज वो 75 साल के पहले देश कैसा था जी, और कितनी तरक्की नहीं होने के कारण देश के अंदर में कितनी त्रासदियां थी, कितनी गरीबी थी, ये सब बातें अगर देखें तो आदमी का मन व्याकुल हो जाता है। मगर जिन महापुरुषों ने आज देश को आगे बढ़ाने के लिए जिंदगी दी, इंदिरा गांधी ने आप गोलियां खाई, आज राजीव गांधी ने अपनी जिंदगी का होम करके गए, जो भी गए, जो भी इस देश के अंदर में आए, इस सत्ता में बैठे, उन लोगों का यही होता था कि देश की तरक्की के लिए हम क्या करें। ये देश आजादी के बाद में कई युद्ध की त्रासदियां भोग चुका है, बिल्कुल, उसके बावजूद भी हम अपने पांव पे आज खड़े। हजारों तरह से कहीं ना कहीं कंप्यूटर युग आ गया है,
कंप्यूटर के आने के बाद भी लोगों के पास मोबाइल आ गया है। ये सब कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते आज आज़ादी को मिलने के कारण ही हमारे जनमानस में आज युवा वर्ग है जो कहीं ना कहीं देश के प्रति एक लालायित होने की भूमिका निभाता है, उसको मैं सलाम कर रहा हूँ। और जो क्वेश्चन आपने जो मैडम जी का नाम लिया, हाँ। उसको भी मैं यही कहूँगा कि भाई आप आशावादी बने रहो, सीमा जी आप आशावादी बने रहो। हम सब लोग कहीं ना कहीं इस देश में जीते हैं, आशा के सहारे जीते हैं। अरे आज जब हमारे देश में कोई सुई बनाने का भी काम नहीं करते तब भी जीते थे, और आज हमारे हाथ में मोबाइल देने वाले ने जो एक नए इनकलाब हमको दिए तब भी हम जी रहे। इसलिए इस आज़ादी को कहीं ना कहीं हमको कबूल करना ही होगा कि छोड़ो पुरानी बातें। जब बाबा साहब के ज़माने में जब कई लोगों को कोई खाने को नहीं मिलता था, कहीं ना कहीं जातिवाद की बातें होती थी, कहीं ना कहीं जातिवाद के बाद में भी बाबा साहब को जो स्कूल से भगाने का भी छोटे जात का करके जो उल्हाने होते थे, आज वो बातें कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है। फिर भी आज हमने वो बातें याद करके आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, एक सामाजिक चिंतन के दौर में हम अगर आज़ादी को मानते हैं तो ये बात भी हमने माँ भारती की कसम खा के मानना चाहिए कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज के नए बच्चों के लिए हम नए नए आयाम उनको क्या दे सकते हैं। हम अगर अपने बदन के अंदर में अगर ब्लड है तो ब्लड अगर माँ भारती के लिए अगर दे सकते हैं तो हमारे माँ बाप के उत्थान के भी लिए हमने सामाजिक कार्य का कहीं ना कहीं उठाव देना चाहिए। यही एक आज़ादी के लिए सबसे बड़ा एक हमारा एक आदर्श होगा। तो दर्शकों, हमने जब बात किया तो इन्होंने कई बातों को याद भी किया है। तो जिस प्रकार से चाहे फिर सीमा जादव हो या फिर विशाल रायपुर हो, इनके जो सवाल थे, साथ ही साथ इस समय में शांति नगर से एक हमारे ऐसे दर्शक है कनिष्का बुंदेले, उन्होंने भी एक सवाल भेजा, लेकिन उनका जो सवाल है कुछ ऐसे साहित्यिक रूप में। उन्होंने ये कहा है कि जंगल नदी पर्वत सारे इस जहां की खूबसूरती है, तिरंगे से लिपटी यह सब हमारी शान है, देश के वीर जवानों को सलामी हम देते हैं, पल पल याद करते हैं उन्हीं की जिसमें दुनिया रोशन है। क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं कनिष्का जी, आपका सवाल अच्छा है, साहित्यिक कृति को बढ़ाने वाला है, सृजनशील है। संजय जी, क्या होता है कि साहित्य के मकाम पे जब हम बैठते हैं तो ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसको हम निरुत्तर हो जाते हैं। वो ऐसे सवाल पूछेंगे करके हम सोचते नहीं हैं। फिर भी हम कहते हैं कि जो वर्तमान में जो साहित्य है, इसको अगर आप देखें तो जंगल भी है, पर्वत भी है, कुछ भी कहे, मगर एक पर्वत को नग भी कहते हैं, जो अंगूठी में लेके चलते हैं वो नहीं, हम दिल में लेके चलते हैं, जो सबसे बड़ा दिखता है उसको भी, हिमालय को भी हम पर्वत कहते हैं, नग भी कहते हैं। तो इतना ही कहेंगे कि साहित्य के मकाम पे कभी कभी ऐसी घटाएं मिलती है, हम मधुर हो जाते हैं, ऐसी छटाएं मिलती है। हम तिरंगे को सलामी दे या न दे, मगर आज़ादी की हवा में हमको हवाएं मिलती है, आज़ादी की हवा में हमको दिशाएं मिलती है करके कारा स्टूडियो में आज स्वतंत्रता दिवस की जो बात हो रही है और जो दर्शकों को हमको देख रहे हैं उनको हम सलाम कर रहे हैं, आज़ादी की कहीं ना कहीं उनको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। संजय जी, अगला क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा और इन्हीं से जुड़ के मेरा दूसरा सवाल ये भी था, देश की शान, देश की आन, देश की बान, हम है सब देश की संतान, रंगों से रंगा है ये तिरंगा, यही हमारी पहचान है। ताना साहब, एक बात ये भी देखने में आया कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई पैसे के लिए भाग रहा है, हर कोई एजुकेशन के लिए भाग रहा है, लेकिन एक सुकून भरी जिंदगी उन्हें कैसी मिल सकती है? नहीं ना साहब, ये जिंदगी बहुत कम लोगों को मिलती है। हमको सोने का चम्मच लेकर, चांदी का झूला लेकर पैदा नहीं हुई है। हम आप परिश्रम करेंगे, हम कुछ कर्मठता दिखाएंगे, तभी ऐसा कहा गया ना संजय जी ने, जब बच्चा रोता तभी माँ दूध पिलाएंगे, ऐसा कहा गया है। अगर हम ऐसा ही सोचेंगे कि भी हमको सारी चीजें मिल जाए तो नहीं मिलती है, हमको कुछ ना कुछ कृति करना ही पड़ेगा। हम अगर आदतन अगर हम अलाल हो जाए या देश के प्रति कुछ करने का नहीं ठाने तो हमारे और बाकी लोगों पे क्या फर्क रहेगा। यहाँ पे अगर महात्मा गांधी जी सोच लेते कि मैं पैदल या दांडी यात्रा नहीं करूंगा तो उसके साथ कोई लोग जुड़ते थे क्या? अगर नेहरू जी सोचते थे कि भारत यात्रा के अंदर मैं क्या देश की क्या स्थिति उसका जायजा नहीं लूंगा तो उसके साथ में कुछ लोगों को मानते थे क्या? आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर में आज जमाने के लोगों को एक नया आयाम दे रहे हैं, अगर वो नहीं करते तो उनका नाम होता था क्या? इसीलिए जो क्वेश्चन है आपका, उसके लिए मैं इतना कहूंगा कि हमको कहीं ना कहीं जूझना पड़ेगा, सामाजिक दायरे में अपनी क्या बोलते हैं, एक अपने जो अपना वजूद दिखाने के लिए झुंडना पड़ेगा, अपना दायित्व निभाने के लिए हमको झुंडना पड़ेगा, तब कहीं आज सर्विस के इतने आयाम इस देश में खुले हुए हैं जी, हम कहीं ना कहीं कोशिश ही नहीं करते। आज मैं देख रहा हूँ संजय साहब कि मेरे पड़ोस के अंदर में एक जने को नौकरी मिली तो मैं लोहे के पाइप नहीं उठाता बोले। आज बाहर गांव के ऐसे नाम नहीं लूंगा, बिहार के कई लोग हैं लोहे के कई खंभे उठाकर गाड़ रहे। मेरा मंतव्य ये नहीं कि वो लोग काम नहीं करते, काम सब करना चाहते मगर आराम तलब।
आराम तलब होने से नहीं। यहाँ पे तो कहते हैं कि जब तक अपने तुलसीदास जी ने कहा है जब उसके पाँव न पड़ी वो बीवाई, वो कह जाने पीर पर आई, तो अपने पाँव को कहीं ना कहीं चटके लगेंगे तभी हमको सामाजिक चिंतन के कोई ना कोई अच्छे आयाम मिलेंगे। इसलिए आपको कष्ट करना ही पड़ेगा, आप पढ़ाई करना पड़ेगा। कंप्यूटर के युग चल रहा है, आज चांद पे जाने की कहीं ना कहीं बातें हो रही है। आज आप चांद पे जा रहे हैं, हमारे देश तो सलाम कर रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे। अरे कल आपको मंगल पे जाने का कोई आयाम मिला तो आपको वहां पे भी जाने के लिए कोशिश जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल कोशिश जारी रखना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। और बीडपेट से अभी भी एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके थे, उनका एक सर आपके लिए यही सवाल था कि आप कई क्षेत्रों में कामकाज करते हो। अंकित वाघमारे जिनका नाम है, उनका ये सवाल था। उन्होंने कहा था कि संजय जी जब भी तन्हा साहब आएंगे, मैं उनको काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ। उनके लिए ये सवाल ये है कि वे काफ़ी क्षेत्रों में कामकाज करते हैं, ऐसे में आज की जो वर्तमान राजनीति है वो किस दिशा में कामकाज कर रही है, क्या उनका क्या अनुभव, अपना अनुभव, ये उनका सवाल था। क्या कहना चाहते हो आप? अंकित जी, आज की जो राजनीति है वो स्वार्थ की राजनीति है। आज जो सियासत जो चल रही है आपके पाँव पकड़कर खींचने की चल रही है। आप अगर कोई अच्छा काम कर जाते हो तो उसको रोकने की चल रही है। आज देखिए ना, आज हमारे भारत के अंदर में जब से नई सरकारें आई है, आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, अच्छे दिन आने की बातें अपने जगह पे है, 15 लाख रुपए खाते में जमा करने की बातें अपने जगह। मगर जो हमारे बम्बई में या नागपुर में जो उद्योग आए थे, इसको भी बाहर अंदर गुजरात में भगाने का जो कुछ लोग मानस करते हैं, ये इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। आज विदर्भ के विकास के लिए और विदर्भ से अलग होने के लिए हम कई दिनों से मांगे कर रहे हैं। ये सरकार सब जानती है, चाहे उसके पहले की कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अभी विद्यमान सरकार रही हो, मगर ये सब लोग बड़ी बड़ी बातें करके उस मसले को वहां पे रख देते हैं और नए मसले खड़ा करके। अभी हमारे देश के अंदर में ये नोटबंदी आ गई, उसके अंदर में कितने लोगों के रोजगार छीने गए। नोटबंदी के बाद में और एक नोटबंदी आ गई, उसके अंदर में कितने लोगों के चेहरे मुरझा गए, क्योंकि नोटा बदलते बदलते आदरणीय रतन टाटा जी या आदरणीय मोदी जी को लाइन में जाके तो पैसे निकालने वाले नहीं है, पैसे भुनाने वाले नहीं है। मगर जो गरीबों को, जो आज भी जिंदगी के अंदर में जो रसोइयों के अंदर में जो माताएं बहनों को 150 रुपए छुपा के रखे थे, उसको भी निकालने का जो मानस किया गया है। जो सरकारें आज कांग्रेस की थी, संजय साहब, जो 450-500 रुपए के अंदर सिलेंडर मिलता था, आज जो 1200-1100 रुपए में आ रहा है, तो कोई इसके प्रति अगर आवाज उठाने जाए तो उस आवाज को सुना नहीं जाता। अभी हाल ही में 3 महीने से मणिपुर जल रहा है जी, या मणिपुर हमारे देश के अंदर में जल रहा है, हमारे देश का अंग है। अभी उसके लिए संसद में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। मोदी जी को लाकर उसका जवाब देने में कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे हैं। मगर जो भी हो, मैं बीच में रोकना चाहूंगा ताना जी, जिस प्रकार से आपने ये जो नरेंद्र मोदी का ऊपर में जो एक एलिगेंस लगाया है, लेकिन हम अक्सर ये देखते कि जो आरोप आपने लगाया है कि संसद में नरेंद्र मोदी जब बात कर रहे थे तो फिर कांग्रेस के उन लोगों ने वहां से बॉयकॉट क्यों किया, वहां से संसद को क्यों छोड़ के गए? क्या ये खिलाड़ी वृत्ति होती है? आदरणीय संजय जी, इसलिए वो लोग गए कि 2 घंटे के लिए आप भाषण देने के लिए आए हो, आपको इसी मसले के लिए बुलाया गया था। आदरणीय, किसके लिए? मणिपुर के मसले पे आप कुछ कहोगे। मगर 1.5 घंटे के बाद में वो जाने लगे, जब सब लोग सदन के बाहर, जब संसद के बाहर जाने लगे, तब वो एकदम से मणिपुर पे आए और 5 या 3 मिनट तक ही उन्होंने उस पर भाषण दिए। उन्होंने कह दिया कि उसके पहले आदरणीय अमित शाह जी ने जो बोल दिया एक दिन, बस वही आपको कबूल करना होगा। ऐसा होता है क्या? अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके हाथ में पूरे भारत के सारे राज्यों का कहीं ना कहीं मदार, आपके पास तो तिरंगे की कहीं ना कहीं अस्मिता है, आपको जो मिली हुई है जो सत्ता की कुर्सी, उसका कहीं ना कहीं आपको एक अलग भूमिका निभाने का एक वायदा दिया गया है। यानी आपका कहने का साफ मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने संसद में जिस तरीके से बात किया, तो उन्होंने जो मुख्य जो बातें थी जिसके लिए ये सब अविश्वास प्रस्ताव, जो हंगामा जो खड़ा हुआ, वो मणिपुर इस मामले को लेकर था। लेकिन उसके ऊपर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने कम बात की और जो विरोधियों के ऊपर में ज़्यादा टिप्पणी की या उनको खड़े बोल भी सुनाए, ऐसा आपका कहना है? ये ऐसी सेना करके ही आपने वो सोनिया जी की तरफ देख के, राहुल जी की तरफ देख के, इसको देखकर उसको देख के जो टिप्पणियां कर रही थी, आपके कैरेक्टर को जस्ता नहीं मोदी जी। आप सबके नेता हो, सभी पार्टियां आपको चाहती है, मगर आप अपने ही पार्टी को 2028 पे फिर आएंगे, 2028 पे फिर आएंगे, तब बात करेंगे। ये आत्मविश्वास आपके पास कहां से आया है? आज देश के अंदर में आप वहां पे ये भी बोल रहे हो कि आप 400 से 40 पे इसलिए आए हो। अरे ये जो उलाहने दे रहे हो, चाहे राहुल गांधी को बोल रहे हो, चाहे उनके पार्टी को दे रहे हो, अरे आप एक तानाशाही रवैया अपनाकर जो आज वहां पे बैठे हो, ये हमको कोई पसंद नहीं आता है। लोकतंत्र है, बाबा साहब के संविधान को लेकर जो सरकारें बनी हुई है, उसका आप पालन करने में
कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल पीछे हटा लेते हो और अपना ही नया कानून लाकर जीत करते हो कि हम कभी पत्रकारों का कोई जवाब नहीं देंगे, हम सदन में मणिपुर हो या कोई भी राज्य हरियाणा हो या नूह के अंदर में जल रहा है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। ये जो बातें आप लाते हो इसका कहीं ना कहीं संसार के अंदर में आज भारत के अंदर विरोध होता है। बिल्कुल। मानेवाड़ा से हमारे दूसरे दर्शक हैं जो जुड़ चुके इस समय में, उन्होंने भी आपके लिए एक सवाल दिया था। सवाल ये था उनका कि जैसे मोदी जी जिस ताकत के साथ कहते कि मैं 2028 में आऊंगा, और आप लोगों का जैसा कहना पड़ा कि वे कैसे आएंगे और इतनी मजबूती के साथ कैसे बात कर सकते हैं, तो जहां राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर जो क्षेत्रीय जो पार्टियां होती है उनके कई सांसद, उनके कई विधायक ये बीजेपी को आके मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी इससे भी बलवान होते हुए नजर नहीं आ रहे क्या? ऐसा सौरभ दारुंडे, इनका ये सवाल है, क्या कहना चाहते हो आप? संजय साहब, जो भी उनके साथ मिल रहे हैं वो एक तरफा मिल रहे हैं जी। आज उनके साथ जितने भी सत्ता में जो बैठे हुए सारे अदब से ज्यादा उनके पास कांग्रेस ही बैठे हुई है। आप क्या कर रहे हो? ईडी का डर बताते हो, सीबीआई का डर बताते हो, पुलिस का डर बताते हो, मिलिट्री का डर बताते हो, या दुनिया भर के ऐसे भयंकरात उनको कर देते हो को मजबूरी में आपके पास आकर वो कहीं ना कहीं नमो नमो करने लगता है। लेकिन तना जी एक बात तो ये भी है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हुई थी। अरे साहब जी, उसके पूर्व सरकारों ने भी तो ये काम किया है ना, मगर इतना तो नहीं किया है ना क्या हाथ धोकर पीछे पड़ जाओ करके। अरे आपके पास में 26 लोग हैं, नितिन से लेकर तो सारे, ममता से लेकर ये सारे, लालू जी से लेकर सब बैठे हुए हैं। इसको बोलते घमंडिया हो गए, उन्होंने इंडिया नाम दिया तो आप खुद ही बोलते कि यूपीसी का आपने विसर्जन कर लिया है, उसका मातम मनाओ करके। अरे ये बातें आपको बोलना सोचती नहीं। अरे आप लोकतंत्र के प्रहरी हो। अरे आप भी चुनाव में खड़े हैं, वो भी चुनाव में खड़े हैं, जो जीत के आएगा तब 28 को देखे जाएगा। अरे अभी 24 भी तो आने का ही है ना। अरे आपको 24 तक जो देश से सत्ता का सूत्र दिया है उस सत्र के दरमियान भेदभाव क्यों करते हो? जातिवाद क्यों करते हो? भाई भतीजावाद क्यों करते हो? तानाशाही क्यों दिखाते हो? ये मनमानी के कारण तो आपके कई राज्य जो धीरे धीरे उपचुनाव में घिसक गए हैं। आप भूल रहे हो, आप भले ही लोकसभा में थोड़ा सा बहुमत लेके टीके हो, मगर राज्यसभा में आपका तो कमजोरी पाया सब नजर आ रहे हैं ना। तो मोदी जी, इस तरह से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति चलती है सभी को साथ लेकर, चाहे वो कोई भी पार्टी का उसको निभाने की बात करके। आप तो उसको ऐसा दबा देते हो, ऐसा दबाते तो एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं, अजीत दादा पवार को 27 जून को आदरणीय मोदी जी ने बोला कि 70,000 करोड़ रुपए ये शरद पवार जी के पार्टी के ऊपर में कहीं ना कहीं ब्लेम है। और 2 तारीख को अजीत दादा पवार मुंबई में जाकर कहीं ना कहीं झुक जाते हैं, मतलब 70,000 करोड़ रुपए माफ हो गए। यानी आपके पास में आया तो वो कोई तो भी मशीन का नाम लेने धुल गए। ये सब बातें अच्छा लगता नहीं, ये राजनीति नहीं है। बिल्कुल तना जी आपने काफी मतलब आड़े हाथों लिया, ऐसे कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। और तना जी, हम आपको बताते कि हम भी कोई किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं नहीं, हमें सभी पार्टियां एक निगाह से हम सबको देखते हैं। जहां जो भी पार्टी के हाईकमान जहां गलती करते हैं तो उन्हें भी हम सवालों के कटघरे में खड़े करते हैं, उनसे भी सवाल जरूर दागते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं उनका सम्मान भी करते हैं। इसी बात से लेके एक बात मुझे ये भी पूछना पड़ रहा है कि इस समय हमारे साथ में उमेद अली भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि सर, आज स्वतंत्र देश को आज़ाद करने के लिए कई लोगों ने अपनी शहादत दी है। ऐसे में जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जिन्होंने काफ़ी अंग्रेजों की लाठी काठियाँ खाई है, काफ़ी उनको पीटा गया है, कई लोगों ने शहादत उनकी हो गई है उसमें, तो आज के तारीख में जो देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्या उन्हें सही न्याय मिल रहा है या नहीं? ये सवाल है बड़ा ताजबाग में रहने वाले उमेद अली, इनका क्या कहना चाहते हो आप? अरे आदरणीय उमेद जी, देश के आज़ादी के लिए जिन्होंने भी अपनी आहुति दी, जिन्होंने अपने इस स्वर्ग के अंदर में, उस स्वर्ग के अंदर में अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनको अगर अपन स्वतंत्र सेनानी कहे तो माना जाएगा। जलियांवाला बाग में भी कई लोग मरे, उनके भी यादों की निशानियों को हम सलामी करके कह रहे हैं कि उनको भी माना जाएगा। मगर एक बात बता दूं संजय जी, कि जिन लोगों ने सच में स्वतंत्रता सेनानी है उनको उस जमाने में एक ताम्र पत्र मिला हुआ है। हमारे नागपुर में एक से मगन लाल जी बागड़ी हुई, एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो लोग अभी तक तो कई लोग चले गए, आज 76वां हम जब ये आजादी का पर्व मना रहे हैं, तो कई लोग अगर होंगे भी तो मुट्ठी भर लोग हैं, तो उनको कोई पेट्रोल पंप मिले, या उनको कोई आदिवासी तो खेती मिले, या उनको इस देश की तरफ से कोई मान धन का कहना कि एक जरिया उनको लगा के दे, तो ऐसे गिने चुने लोग अगर होंगे, तो मैं नाम नहीं जानता कि उम्र होने के नाते, मगर सचमुच जिन्होंने देश के लिए अपने जो जिंदगी दी है, मैं जानता हूँ सर, उनको कुछ नहीं मिला है, क्योंकि वो गुमनाम हो चुके, वो गुमनाम अंधेरों में खो चुके हैं। आज
आज भी देश के अंदर में, मणिपुर के अंदर में बोले कि भाई मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, सरहद पे ड्यूटी कर रहा हूँ, और मेरे घरवाली के साथ में इस तरह से यहाँ पे अगर हादसा हो जाए, मेरे बच्चों को मारा डाला जाए, मेरे घरों को आग लगा दिया जाए, तो ऐसे लोगों की भी बातें अगर कभी गुमनामी में चली जाती है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर में जान देने वाले, सरहद पर जाकर लड़ाई करने वाले के प्रति जो वितृष्णा ये लोग दिखाते, उसका मैं विरोध करता नहीं। आपने जो बोला उस क्वेश्चन के अंदर में, उनको मुट्ठी भर के बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आटे के अंदर में चुटकी भर नमक के बराबर भी कुछ नहीं मिला है, ऐसे हाल उन शहीदों के हो चुके हैं। हाँ सर, हमारी एक दूसरी दर्शक है जिन्होंने आपके लिए ये एक सवाल भेजा था। उनका सवाल ये था कि हम अक्सर तनाजी नागपुरी इनकी कई जो कविताएं हैं उनको बड़े शौक से पढ़ते हैं, और इतने नहीं तो उन्हें हम अक्सर देखा भी करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या बड़े बड़े जो छोटे बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम उन्हें अक्सर देखते हैं। लेकिन संजय जी, मेरे तरफ से ये सवाल उन्हें ज़रूर पूछना, क्या अभी 76वां जिस प्रकार से इस देश 15 अगस्त जो मना रहा है, क्या नहीं उनके पास पंक्तियाँ कुछ तैयार है, वे सुनना चाहती है? उनके साथ साथ लाखों कारा न्यूज़ के दर्शक भी सुनना चाहते हो। अगर आपके पास कुछ पंक्तियाँ हैं स्वतंत्रता दिन के ऊपर में तो आप सुना सकते हो। नहीं सुनाऊंगा कारा के माध्यम से। आज मैं संजय जी आप सभी के चाहने वालों को, जो भी यहाँ कर्मठ कार्यकर्ता, उनको नमस्ते कर रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ, और 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, आजादी की हवा में जमाना जल रहा है, आजादी की हवा में जमाना जल रहा है, और मैं कहाँ सर छुपाने को आसरा ढूंढूं तन्हा, मैं कहा सर छुपाने को आसरा ढूंढूं तन्हा, इधर बसेरा जल रहा है, उधर ठिकाना जल रहा है, इधर बसेरा जल रहा है, उधर ठिकाना जल रहा है, कि आजादी के तिरंगे को हम फहराने जाओ तो, आजादी के तिरंगे को हम फहराने जाओ तो, शहीदों का वहां पे अफसाना जल रहा है, शहीदों का वहां पे अफसाना जल रहा है। इसलिए एक छोटी सी कविता है जो मैंने लिख के लाई है, और से अगर आपके कारा के माध्यम से हजारों लाखों दर्शकों तक मेरी आवाज जाती है तो मैं तरन्नुम में पेश करूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा, और चाहने वाले मित्रों को शुभकामना देता हूं कि भाई कारा के माध्यम से बहुत सी बातों को आप अगर सुनते हो तो उसके लिए अपने विचारों को कहीं ना कहीं आदान प्रदान बना रहे। वैदेही पनारकर जी, ये आपने जो बोला था, आपकी फरमाइश इस कविता के माध्यम से पूरी होने जा रही है। तना जी अब ये सुनाने जा रहे हैं। आजादी के फसाने में, आजादी के फसाने में भारत का ये अतीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। आजादी के फसाने में कुर्बानियां शहीदों की जहन में जिनके आज है, सच है उनको गांधी और नेहरू का ही नाज है। इंदिरा के बाद राजीव की मिट गई है जिंदगी, इंदिरा के बाद राजीव की मिट गई है जिंदगी, देश के एकता अखंडता की खोखली आवाज है, खोखली आवाज है। आतंकवाद के खून खराबे में, आतंकवाद के खून खराबे में तिरंगे का संगीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की जिसमें जीत है। ध्यान चाहूंगा, दासता के मारे थे सब अंग्रेजों के काल में, ऐसे कट रहे थे दिन मछली जैसे जाल में, आजादी के मतवालों पे बरस रही थी गोलियां, आजादी के मतवालों पे बरस रही थी गोलियां, इनकलाब का नारा दे रहे थे बर्बादी के हाल में, बर्बादी के हाल में। यादों के खून से रंगी, यादों के खून से रंगी गर्दिशों की भीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। आजादी के फसाने में भगत सिंह तो बागी थे गोरों की जान के लिए, चंद्रशेखर मिट गए आखिर में शान के लिए, दुश्मन
दुश्मन से लोहा लेने को आजाद हिंद फौज में, दुश्मन से लोहा लेने को आजाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष खप गए बेमौत आन के लिए, बेमौत आन के लिए। लिखे है काले पानी पे, लिखे है काले पानी पे सावरकर के गीत है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। ये विभाजन की त्रासदी बंटवारा हिंदुस्तान का, ये विभाजन की त्रासदी बंटवारा हिंदुस्तान का। जिन्ना ने राग छेड़ा था सिरे से पाकिस्तान का। फिर राष्ट्रपिता गांधी को खत्म करके गोली से, फिर राष्ट्रपिता गांधी को खत्म करके गोली से गोडसे ने मौत बख्शी थी। सौदा किया था जान का, सौदा किया था जान का। हे राम की कराह में, हे राम की कराह में वंदे मातरम पतित है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। आखिरी बोले कारा के दर्शकों, जाने किसकी गोली से हो जाए किसका काम है, जाने किसकी गोली से हो जाए किसका काम है। बचना जराए रहबरो हिट लिस्ट में जिनका नाम है। बगावत की आग फैली है चारों तरफ से देश में, बगावत की आग फैली है चारों तरफ से देश में। पड़ोसी के कारस्तानी से दिल्ली की नींद हराम है, दिल्ली की नींद हराम है। सियासत के जानिब तन्हा के, सियासत के जानिब तन्हा के नामुराद कितने मीत है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। आजादी के फसाने में, आजादी के फसाने में भारत का ये अतीत है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है, जफा की इसमें जीत है। वंदे मातरम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप थे खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए कारा न्यूज के स्टूडियो में आए हुए साहित्यिक और सभी लोगों के परिचित, अपने बेबाकी के अंदाज में जाने पहचाने जाने वाली तन्हा नागपुरी जी, जो आज कारा न्यूज के स्टूडियो में बेहिचक और उन्होंने जिस अंदाज में अपने बातों को बयां किया वो अपने आप में एक है। कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर आम नागरिक, इन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छी सीख दिया है कि देश किस कदर कहाँ जा रहा है, किस करवट बैठ रहा है, हमने क्या करना है। क्योंकि देश को आज़ादी दिलाने के लिए सभी जाति धर्म पंथ और कई मजहब के लोग आगे आए थे, कई को शहादत मिली है। आज भी हमारे देश की रक्षा करने के लिए सीमा पे कई सुरक्षा के नौजवान लड़ रहे हैं और उन्हीं को ये विनम्र अभिवादन इस काव्य के माध्यम से किया गया है। आज आप हमारे स्टूडियो में हैं तन्हा जी, जिस अंदाज में आपने बात किया, खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए, और हमारे तमाम दर्शकों के जो सटीक और सही जो आपने जवाब दिया उसके लिए मैं फिर से आपका तहे दिल से एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद संजय जी, आपने जो आज मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया है, कारा के सारे दर्शकों को और कारा न्यूज के माध्यम से जो भी मेरे को सुन रहे हैं उन सभी साथियों को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आगे भी कभी ऐसा मौका मिला तो आपके सेवा में अपने साहित्य के माध्यम से आते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। कारा न्यूज के दर्शकों के लिए यही कहना चाहते हैं कि आजाद है हम, आजादी कभी मिटने नहीं देंगे। आजाद है हम, आजादी कभी मिटने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। भारत की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा तिरंगा सबसे प्यारा है। हमको अपनी जान से प्यारा
तिरंगा सबसे प्यारा है। तो दर्शकों, ये थे तना नागपुरी। अगली बार फिर ऐसी ही पर्सनालिटी को आपके सामने में रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए कारा न्यूज का आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार। नमस्कार सर।